सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, बेटा आरोह भाग 2 पुस्तक का आज एक नया लेसन पढ़ते हैं। गद्य खंड का पाठ का नाम है नमक और पाठ की लेखिका हैं रजिया सज्जाद जहीर। ध्यान दे बेटा, नमक एक कहानी है जो कि भारत पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित है और एक मार्मिक कहानी है। इन विभाजन के बाद का लोगों का जो कष्ट है, लोगों का जो दुख है और अपने वतन के प्रति जो प्रेम है, राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है, बिछड़न का जो दर्द है, इनकी अलग होने का जो दर्द है अपने आत्मीय जनों से, उसको इस कहानी में बताया गया है। थोड़ा सा बेटा मैं लेख का परिचय आपको बता दूं। वैसे मैंने आपको भेजा हुआ है हर बार की तरह, कहानी का सार भेजा हुआ है, लेखिका का जीवन परिचय इत्यादि भेजा हुआ है। उसे आप ध्यान से पढ़ लें और शब्दार्थ याद आप अवश्य करें। टर्म 2 का ही सिलेबस है ये। ध्यान दें बेटा, रजिया सज्जाद जहीर मूलतः उर्दू कथा साहित्य की लेखिका मानी जाती हैं और इन्होंने अपने द्वारा जो इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं उनमें अधिकतर उर्दू फारसी शब्दावली का प्रयोग किया गया है। इनका जो योगदान है साहित्य में वो बहुत उच्च कोटि का है, इसलिए इनके साहित्यिक योगदान को देखते हुए इन्हें अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जैसे सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी पुरस्कार, उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड भी इन्हें दिया गया है। यहाँ पर इस कहानी में इन्होंने जो हमें बताया है वह कथा के प्रारंभ में, कहानी के प्रारंभ में दो जो प्रमुख पात्र हैं उनको हाईलाइट किए हैं, उनकी भूमिका इम्पोर्टेंट इन्होंने बताई है। मूलतः इस कहानी में, किस कहानी में, नमक कहानी में वैसे तो कई कैरेक्टर हैं, कई पात्र हैं, लेकिन जो कहानी के शुरुआत में हैं दो ही प्रमुख पात्र हैं, यानी कि पात्रा इन्हें हम कह सकते हैं, फीमेल कैरेक्टर हैं। एक है सिख बीबी, दूसरी है सफिया। पाठ के प्रारंभ में, इन कहानी के आरंभ में जिन पात्रों का परिचय लेखिका ने इस पाठ में करा, इस कहानी में कराया है, वो दो प्रमुख पात्र हैं। एक तो है सिख बीबी, दूसरी हैं सफिया। इनको ही साफिया भी बोला गया है। अब क्या है कहानी में, इस कहानी को किस प्रकार मार्मिक बताया गया है वो पढ़ते हैं कहानी में। चलिए बेटा पढ़ते हैं पहला पैराग्राफ। उन सिख बीबी को देखकर सफिया हैरान रह गई थी, किस कदर वह उसकी माँ से मिलती थी। वही भारी भरकम जिस्म, जिस्म माने शरीर, छोटी छोटी चमकदार आँखें जिनमें नेकी मानी अच्छाई, मोहब्बत मानी प्रेम इत्यादि, रहम दिली मानी अच्छा सा व्यवहार की रोशनी जगमगाया करती थी। चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब, वैसा ही सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसा उसकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। पाठ का प्रारंभ यानी कहानी का आरंभ थोड़ा सा कठिन है। मैं आपको बता दूं थोड़ा बेटा, इस कहानी का आरंभ होता है दिल्ली में एक कीर्तन मंडली से, जहाँ पर कि ये दो कैरेक्टर आ रखे हैं, दो फीमेल कैरेक्टर आ रखे हैं। एक है सिख बीबी, एक है सफिया। अब सफिया सिख बीबी को देखकर थोड़ा हैरान रह जाती है। क्यों रह जाती है कि वह उनकी माँ जैसी ही मिलती जुलती है, शरीर से, पहनावे से, उनके चेहरे पे अच्छाइयाँ दिखाई दे रही हैं। शरीर से जो उनका झलक रहा है, व्यवहार बहुत ही सादगीपूर्ण व्यवहार है, रहमदिली व्यवहार बोला गया है, यानी अच्छा सा उनका व्यवहार है। और उन्होंने बोला है कि उनकी माँ भी इसी प्रकार का मलमल का जैसा दुपट्टा पहना करती थी जैसा उनकी अम्मा। मुहर्रम जो कि पवित्र त्यौहार होता है मुस्लिमों का, जिसमें कि अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए कुर्बानी दी होगी, उस मुहर्रम में जैसा उनकी अम्मा, जैसा उनकी माँ दुपट्टा ओढ़ा करती थी, उसी परिवेश में नज़र आ रही हैं सिख बीबी। सिख बीबी और सफिया की उम्र में काफ़ी अंतर है, यानी यहाँ पर आपको कहानी में आगे पता चलेगा। सफिया सिख बीबी को माँ का दर्जा देती हैं। अब पढ़ते हैं आगे बेटा दूसरा पैराग्राफ। जब सफिया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा, किसकी तरफ, सिख बीबी की तरफ,
तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। किन्होंने? सिख बीबी ने तब सफिया के बारे में घर की बहू से पूछा। उन्हें बताया गया कि ये मुसलमान हैं। कौन है? सफिया हैं। कल ही सुबह लाहौर जा रही हैं। कौन जा रही बड़े लाहौर? सफिया लाहौर जा रही हैं अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें इन्होंने कई साल से नहीं देखा है। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर सफिया के पास आ बैठी और उसे बताने लगी उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहाँ के लोग कितने कैसे खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाने मानी अच्छा, सूरजपूर्ण से मतलब है, और नफीस बोलते बढ़िया, नफीस कपड़ों के शौकीन हैं, सैर सपाटे के रसिया मानी घूमने फिरने के शौकीन, जिंदा दिली की तस्वीर, अच्छा सा उनका व्यवहार। जब सिख बीबी को यह पता चला कि सफिया लाहौर जा रही हैं अपने भाइयों से मिलने, तुरंत ही सिख बीबी लाहौर का नाम सुनकर के सफिया के पास आ बैठी, उससे बातें करने लगी और लाहौर के बारे में तारीफ करने बैठ गई। इन सिख बीबी के द्वारा सफिया से लाहौर शहर की तारीफें, प्रशंसा सुनाई दी। जब उसे ये पता चला कि सफिया कल लाहौर जा रही हैं। ये घटना कहाँ पर हो रही है? दिल्ली में। ये कीर्तन कहाँ पे हो रहा है? दिल्ली में हो रहा है। अब आगे पढ़ें बेटा। कीर्तन होता रहा, जो मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। वे आहिस्ता आहिस्ता बोलते हैं, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता मानी धीरे धीरे। वे आहिस्ता आहिस्ता बातें करती रही। सफिया ने दो एक बार में पूछा भी, माताजी आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। उस दिल्ली शहर में होने वाले कीर्तन में जो कि सफिया और सिख बीबी वहीं पर इकट्ठे हैं, मिले हुए हैं, बातें चल रही हैं, उनकी बातें हो रही हैं। अब सफिया सिख बीबी से फिर पूछ रही है कि आपको यहाँ आए हुए काफ़ी समय हो गया होगा। तब वो क्या बोलती हैं? हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे। वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है मानी व्यापार है, सब ठीक ही है, पर लाहौर बहुत याद आता है, हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। सिख बीबी लाहौर की खूब प्रशंसा करती है और कहती है सफिया से कि जब हिंदुस्तान बना था तब हम यहाँ आ गए थे, लेकिन आज भी मुझे लाहौर की याद आती है। ऐसा सिख बीबी ने सफिया से कहा। बेटा ध्यान से समझे कहानी को, जैसे जैसे कहानी में बताया गया है हम आपको समझा रहे हैं। आप भी किताब सामने रखें और पढ़ें और समझें। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूधिया आंचल में समा जाते हैं, वो अपनी यादों में खो जाती है। बात आगे चल पड़ती है, मगर घूम फिर कर फिर उसी जगह पर आती है, साडा लाहौर मानी हमारा लाहौर। मानी उन्हें अपने लाहौर की याद आती है सिख बीबी को, और अंत में बात करते करते वो बार बार ये दोहराती है कि हमारा लाहौर। यद्यपि आज वो हिंदुस्तान में रहती है तो उसे अपने पुराने वतन की याद आती है। फिर आगे कीर्तन कोई 11 बजे खत्म हुआ, जब वे प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी और सफिया की सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत, बोलते हैं बेटे विदा होना, रुखसत माने विदा होना, रुखसत होने लगी। तब सफिया ने धीमे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए, मानी आदेश दीजिए। कार्यक्रम के अंत में, उस कीर्तन के अंत में, समापन के अवसर पर जब वो वहाँ से विदा हो रही थी, तब सफिया ने बोला, यदि आप वहाँ से कुछ मंगाना चाहें तो मुझे आप आदेश करिए। तब क्या बोला सिख बीबी ने? ध्यान दे बेटा। वे दरवाजे से लगी खड़ी थी, हिचकिचाकर बहुत ही आहिस्ता से बोली, मैंने धीरे से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना। यहाँ से कहानी की बेटा शुरुआत होती है। सिख बीबी कहती है ये तुम ला सको तो उस लाहौर से लाहौरी नमक लाकर आना। अब आगे कहानी में क्या होता है ध्यान दें बेटा। अब कहानी में सीधे बेटा वो दृश्य दिखाया गया है जहाँ पर सफिया पाकिस्तान लाहौर पहुँच चुकी है अपने भाइयों से मिलने के लिए, क्योंकि ये विभाजन के आसपास की कहानी है। विभाजन के बाद क्या क्या परेशानियां हुई उनको इस कहानी में दर्शाया गया है। सफिया पाकिस्तान अपने भाइयों के मिलने जा रही है क्योंकि उसके भाई वहाँ पर रहते हैं। अब सीधे बेटे कहानी में वही दृश्य दिखाया गया है, वही प्रसंग हमें बताया गया है। लिखा है 15 दिन यूं गुजरे कि पता ही नहीं चला।
मानी सफिया पाकिस्तान, लाहौर पाकिस्तान अपने भाइयों से मिलने जा चुकी है। उसे 15 दिन वहाँ पे गुजर चुके हैं। जिमखाना किस्सा में दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारियाँ, उसका बस न जलता था कि बिछड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या कुछ न कर दें। दोस्तों, अजीजों, बड़े अजीजों बोलते हैं प्रिय लोगों के लिए, अजीजों की यह हालत कि कोई कुछ लिए आ रहा है, कोई कुछ कहाँ रखें, कैसे पैक करें, क्यों कर ले आएँ, एक समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या थी बादामी कागज़ की एक पुड़िया की, जिसमें कोई सेर भर लाहौरी नमक था। सेर भर एक पात्र होता था, आज भी गांव में होता है, आधा किलोग्राम। उसमें कितना अनाज, आटा हो, चावल हो, वो माप तोल के लिए प्रयोग किया जाता था। आज भी गांव में होते हैं, उसको बोलते हैं एक सेर, जिसमें आधा किलोग्राम वो आ जाता है, उसमें उसको बोलते हैं सेर। तो लाहौर पाकिस्तान जा चुकी है सफिया, उसके भाई उसकी खूब आदर खादर करते हैं, होबियसली है, स्वभाव से है कि मायके में आई बहन का सत्कार करना है। वो बिछड़ी हुई बहन है, हिंदुस्तान में रहती है, क्यों डिवीज़न हो गया है, विभाजन हो गया है, अपने भाइयों से मिलने पाकिस्तान लाहौर गई है, उसका खूब आदर खादर होता है, सम्मान होता है। सबसे बड़ी समस्या क्या थी, उसके लिए बहुत सारा सामान ला रहे हैं उसके भाई, लेकिन जो एक सेर भर लाहौरी नमक है, जो कि बादामी कागज़ ब्राउन पेपर की पुड़िया में है, बंद है, उसे वो कैसे पैक करे, क्योंकि उसे अब हिंदुस्तान भी आना है। समस्या क्या है, आगे पढ़ते कहानी में। सफिया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था। उसने सोचा वह ठीक राय दे सकेगा, चुपके से पूछने लगी, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं? अब मैंने आपको कहानी के प्रारंभ में ही बताया था, इस कहानी की जो सबसे बड़ी मूल, इसे नाम भी क्या रखा है, नमक रखा हुआ है, कि सफिया अपने भाइयों से मिलने लाहौर जा रखी है, और उसे वहाँ से सौगात के रूप में जो सिख बीबी ने मंगाया है, क्या मंगाया है, लाहौरी नमक मंगाया है। वो लाहौरी नमक उसे पैक करके लाना है और हिंदुस्तान लाना है। और समस्या क्या है कि नमक को ले जाना गैर कानूनी है। लेकिन इस कहानी में बड़ा ही रोचक प्रसंग आपको आगे देखने को मिलेगा। क्या है वो प्रसंग, पढ़ते हैं आगे। जहाँ से यहाँ पे बताया गया है, सफिया का भाई खुद एक पुलिस अफसर था। उसने सोचा कि मेरा भाई मेरी कुछ मदद करेगा, मेरी कुछ हेल्प करेगा, कि मुझे लाहौर पाकिस्तान से हिंदुस्तान लाहौरी नमक ले जाना है। अब आगे पढ़ते बड़े कहानी में, पेज नंबर 148। वह हैरान होकर बोला, कौन? सफिया का भाई, जो कि खुद एक पुलिस अधिकारी है। नमक, फिर क्वेश्चन मार्क है। उसने बोले नमक, नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है। और आप देख लीजिए डॉट 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 है बेटा, गैर कानूनी मानी कानून के खिलाफ है। उसने 2-4 वाक्य और भी अपनी बहन को चेतावनी देते हुए बोला होगा, इसलिए डॉट 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 लगा है। और नमक का आप क्या करेंगी, आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज़्यादा नमक आया है। सफिया के भाई ने अपनी बहन को ये कहा कि आपके हिस्से में तो, जब भारत पाकिस्तान 2 अलग अलग राष्ट्र बन गए थे, तब तो आपके हिस्से में ज़्यादा नमक आया होगा। क्यों बोला उसने ऐसा बेटा, इसने ध्यान दें, क्योंकि उसे पता है समुद्र के किनारे बेटे उस नमक की बात की जा रही है जब वो ढेले वाला नमक होता था, सबसे शुद्ध वो माना जाता था। कि आपके यहाँ तो समुद्र ज़्यादा हैं भाई, बम्बई के आसपास, गुजरात के आसपास समुद्र है, समुद्र से वो नमक मिलता था, समुद्र में ही वो नमक मिलता है। इसलिए उस सफिया के भाई ने ऐसा सफिया को समझाते हुए बोला। वह झुंझला गई, थोड़ा उसे क्रोध आ गया। मैं हिस्से वखरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा, मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है। अपने भाई से वो ऐसा बोलती है। भाई की समझ में कुछ नहीं आया, माँ का क्यों जिक्र था, वो तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी। उसे थोड़ा हैरानी हुई कि हमारी माँ तो पहले ही मर चुकी थी, हिंदुस्तान पाकिस्तान के विभाजन से पहले ही मर गई थी, तो माँ का जिक्र क्यों आ रहा है। अब उसने क्या बोला, जरा नरमी से समझाने के अंदाज में बोला, देखिए बाजी, आपको कस्टम से गुजरना है। बाजी मैंने बेटा बहन के लिए बोला गया है, आपको कस्टम से गुजरना है, और अगर एक भी चीज़ ऐसी वैसी निकल आई तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले, कानून जो डॉट 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 लिखा है बेटा। अपनी बहन को समझाते हुए सफिया के भाई ने कहा, आपको कस्टम से, बेटा कस्टम क्या होता है, 2 देशों के जो यहाँ पर सीमाएं होती हैं
वहाँ पर लोहे का जंगला बना होता है, तारबाड़ होती है कटीली, और आने जाने वाले यात्रियों के सामान की जांच होती है, उसे बोलते हैं कस्टम। वहाँ पर कस्टम अधिकारी होते हैं। उसने बोला आपके सामान की कस्टम वाले जांच करेंगे, अगर कुछ भी ऐसा गलत पाया गया उसके चिंदी चिंद में टुकड़े टुकड़े कर देंगे। कानून, जो उसने कानून की बात बताई, कानून की बात अपनी बहन को समझाई, वह बिगड़ कर बोली। तो सफिया क्या बोली, निकल आने का क्या मतलब, मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के ले जाऊंगी, मैं तो दिखा के जता के ले जाऊंगी। और सभी जगह क्वेश्चन मार्क है, यानी उसने एक तरह से अपने पन से कहा कि मैं चोरी से नहीं छिपा के ले जाऊंगी, मैं तो दिखा के जता करके ले जाऊंगी। भाई यह तो आप बहुत ही गलत बात करेंगी, डॉट 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 लिखा है, कानून डॉट 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 लिखा है। जब उस सफिया के द्वारा अपने भाई को इस प्रकार बोला गया कि मैं नमक को खुलेआम ले जाऊंगी, तो सफिया के भाई ने, जो खुद एक पुलिस अधिकारी है, बार बार कानून की बात याद दिलाई कि ये तो आप बहुत गलत करेंगी, ये तो आप कानून के खिलाफ कार्य करेंगी। अरे फिर वही कानून कानून कहे जाते हो, क्या यह सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत मुरवत मानी कुछ शासन वाले, कुछ जो हमारे आपसी प्रेम है उसके वाले, आदमियत, कुछ आदमियत वाले इंसानियत के नहीं होते? उन्हें उसके कहने का तात्पर्य ये था, क्या सब जो ये शासन की हुकूमत है, ये जो शासन की जो अपनी करनी है, क्या इसके अधीन होता है? कुछ प्रेम से, कुछ मुरवत से, कुछ आदमियत से, कुछ इंसानियत के नहीं होते हैं? आखिर कस्टम वाले भी तो इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते हैं। सफिया ने अपने भाई को समझाते हुए कहा कि जो कस्टम वाले होते हैं, जो बॉर्डर पे होते हैं, जो अधिकारीगण होते हैं, वो भी कोई इंसान तो होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते हैं। ऐसा उसने बिगड़ते हुए बोला, थोड़ा सा क्रोध में बोला। हाँ, वे मशीन तो नहीं होते हैं, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वे शायर भी नहीं होते, उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है। बहन के द्वारा बार बार एक ही बात को जब रिपीट किया जा रहा था, बताया जा रहा था और जिद की जा रही थी, तो उसने क्या बोल दिया सफिया के भाई ने, वो कोई शायर भी नहीं होते हैं जो आपकी शेर शायरी बार बार सुनते रहेंगी, उनको अपनी ड्यूटी करनी होती है, अपना फ़र्ज निभाना होता है। अरे बाबा, तो मैं कब कह रही हूँ कि वह ड्यूटी ना करें? एक तोहफा है, वह भी चंद पैसों का, शौक़ से देख लें, शौक़ में इच्छा, कोई सोना चांदी नहीं, इस मगल की भी चीज़ नहीं, ब्लैक मार्केट का माल नहीं। तब सफिया ने अपने भाई से इस प्रकार उत्तर दिया कि मैं कब कह रही हूँ ड्यूटी ड्यूटी करें, मैं कुछ ही मेरा शौक़ है, मेरी इच्छा है, उसको ले जाना चाहती हूँ। कोई स्मगल नहीं कर रही हूँ, कोई ब्लैक मार्केट नहीं कर रही हूँ, जो कि मैं कोई अवैध धंधा कर रही हूँ, केवल एक नमक की पुड़िया को मुझे ले जाना है, वो भी चंद पैसों का। अब आपसे कौन बहस करे? किसने बोला बेटा? ये सफिया के भाई, जो खुद पुलिस अधिकारी है, उसने सफिया से बोला। आप अदीब ठहरी, अदीब मनी साहित्यकार के बोला गया है, और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा तो ज़रूर ही घुमा हुआ होता है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, आप ले नहीं जा पाएंगी और बदनामी मुफ्त में हम सब की भी होगी। आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती हैं? सफिया के भाई ने सफिया को समझाते हुए कहा कि आप अदीब ठहरी, आप साहित्यकार हैं और साहित्य का दिमाग थोड़ा घुमा होता है। थोड़ा उसे गुस्सा आ रहा था, किसको? सफिया के भाई को, कि सफिया जब बार बार जिद कर रही थी कि मैं ले जाऊंगी, क्या ले जाऊंगी? नमक ले जाऊंगी। उसने बोला कि आप ले जा नहीं पाएंगी और हम सब की बदनामी होगी। उसने गुस्से से जवाब दिया, कस्टम वालों को जाने या न जाने, पर हम इंसानों को थोड़ा सा ज़रूर जानते हैं। और रही दिमाग की बात, सो अगर सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह घुमा हुआ होता तो यह दुनिया कुछ बेहतर ही जगह हो जाती भैया। सफिया को गुस्सा जरूर आ रहा था, पर सफिया ने जो जवाब दिया वो इस प्रकार दिया कि हमारी तरह अगर सबका दिमाग होता, साहित्यकारों की तरह, यह दुनिया अच्छी जगह होती। इन उसने उस समय गुस्से में जवाब तो जरूर दिया, पर थोड़ा सा सोच समझ कर कहा। मारे गुस्से के उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। सफिया को गुस्सा आ रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया।
तो इस प्रकार का वार्तालाप, इस प्रकार का संवाद सफिया का अपने भाई जो खुद एक पुलिस अधिकारी है उससे होता है। किसके बारे में? लाहौरी नमक को लाहौर से हिंदुस्तान ले आने के बारे में, इन्हें लाने के बारे में। दोनों के बीच में इस प्रकार का संवाद दर्शाया गया है लेखिका रजिया सज्जाद जहीर के द्वारा। तो बेटा आगे कहानी में क्या क्या होता है इसे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई समस्या हो तो आप प्रश्न अवश्य पूछें। पर बेटा फिर आपको कह रहा हूँ, जो आपको शब्दार्थ भेजे हुए हैं उन्हें ढंग से याद करें और कहानी को आप भी जरूर पढ़ें। कोई भी समस्या हो किसी शब्द के अर्थ को समझने में, किसी वाक्य के अर्थ को समझने में, या किसी पैराग्राफ के अर्थ को जो अब तक पढ़ा है, तो आप हमें प्रश्न अवश्य पूछें। धन्यवाद।